वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसके अंदर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, जो टेंस पर 11वीं वीडियो होगी। इससे पहले की सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिन्हें जाकर के आप जरूर देखें, ताकि आपके टेंस के जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से जानते हैं टेंस के बारे में और टेंस की परिभाषा के बारे में। तो टेंस, जैसा कि अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। टेंस shows द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 और प्रकार होते हैं, जिनको हम सब टाइप्स कहते हैं, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से जाने जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तक कंप्लीट कर लिया है, जिसे मिलाकर के टेंस पर 10 वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने से पहले घटित हो चुके होते हैं। इस टेंस के अधिकांशतः एक निश्चित समय दिया गया रहता है, अथवा इस प्रकार के वाक्यों में 2 क्रियाएं भी दी गई होती हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में भी जो वाक्य होंगे उनमें 2 क्रियाएं दी गई होंगी। प्रथम पूर्ण होने वाली क्रिया के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इसके नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में समाप्त होने वाली क्रिया है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको टेंस को शुरुआत से पढ़ना काफी जरूरी है, ताकि आपके जितने कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। आइए कुछ उदाहरणों को देखें एक बार। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो ये कौन सा वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तुम मुझसे बात कर चुके होगे, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुके होगे। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद एक और देखें, तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूंगा। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में 2 क्रियाएं आई हैं, तुम्हारे आने से पहले, एक है यहाँ पर आना और दूसरा है मंदिर में जाना। तो इस तरह के वाक्यों को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, इसी को हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर और जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए इसके नियम को देखें। तो नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और अंत में ऑब्जेक्ट। नियम क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और अंत में ऑब्जेक्ट। ये इसका बहुत ही आसान एक नियम है। कहाँ पर विल का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसको भी देखें एक बार। तो देखिए आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि शैल हैव का, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, चाहे सिंगुलर नेम हो चाहे प्लूरल नेम हो, इन सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार चेंज हो जाती है इसके बारे में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चर्चा की है।
तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कहीं कहीं पर आई के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इतना जानने के बाद चलते हैं हम इसके कुछ उदाहरणों को देखने के लिए और समझते हैं कि किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो देखिए पहला उदाहरण है, मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा। वाक्य पहचाने सबसे पहले, तो वाक्य जो है उसके अंत में आया है चुका हूँगा, यानी कि वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ये लिखा आपका नियम। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पता करें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, शैल। आई शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड बाय नाउ, यानी कि अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा वो आई है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड बाय नाउ। अब इसको आपने कई बार ये भी देखा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल हैव प्लेड बाय नाउ। तो ये भी इसका वाक्य बिल्कुल सही है। ये कैसे शैल की जगह विल का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में फ्यूचर टेंस में हमने बात की है। अगर वाक्य से दृढ़ निश्चय के बारे में आपको पता चलता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो इसीलिए आई के साथ भी विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस समय तक खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड बाय नाउ। अगर वाक्य में दृढ़ संकल्प, अवश्य, इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं तो आप शैल की जगह विल का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और उदाहरण देखें और समझें किस प्रकार अनुवाद किया गया है। तो देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा। तो देखिए इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, अगर इस तरह का कोई वाक्य आता है तो जो कार्य पहले होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मंदिर जा चुका हूँगा ये पहले कार्य होगा, तो इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे कि आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल। पहले के लिए बिफोर यू कम। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे आने से पहले मैं मंदिर जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू टेम्पल बिफोर यू कम। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वाक्य का, इसमें कार्य पहले होगा और ये वाला जो हिस्सा है वाक्य का उसमें कार्य बाद में होगा। पहले होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बदलेंगे और बाद में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बदलेंगे। आइए एक और उदाहरण को देखें। उसके पत्र लिखने से पहले राम कहानी लिख चुका होगा। देखिए यहाँ पर भी दो दो क्रिया आई है, एक लिखना और दोबारा भी लिखना, लेकिन कौन सा कार्य पहले होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए, राम का कहानी लिखना उसके पत्र लिखने से पहले होगा, तो जो भी कार्य पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए अनुवाद किस प्रकार किया गया है, राम विल हैव रिटन अ स्टोरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिफोर ही राइट्स अ लेटर। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो राम विल हैव रिटन अ स्टोरी बिफोर ही राइट्स अ लेटर। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और देखिए, राम मार्केट जा चुका होगा, तो एक ही कार्य हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत आसान है, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। चलिए इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें और समझें कि किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। आइए इसके नियम को भी देखें। इसका जो नियम है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल शैल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरण को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह वहां नहीं गई होगी। वह वहां नहीं गई होगी, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। सब्जेक्ट फिर विल और हैव के बीच में क्या आ गया, नॉट, क्योंकि वाक्य जो है वो नेगेटिव है। तो शी विल हैव नॉट गॉन देयर। एक और देखें, राम मार्केट नहीं गया होगा, तो राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो समझ रहे हैं आप किस प्रकार अनुवाद किया जा रहा है। सेल और विल के बाद केवल आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने के लिए। एक और देखें आप, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। आइए एक और देखें, लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे, पीपल विल नॉट हैव मीट
कल्पना। पीपल विल नॉट हैव मीट कल्पना। तो इन वाक्यों को देखा आपने और जाना कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी पूरा का पूरा नियम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही सेम रहेगा। तो अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम को याद कर लिया है तो आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस का नियम याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। अब अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है तो चलिए हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की ओर, और जानते हैं कि उनको किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, लेकिन इसका एक शर्त है और शर्त ये है कि वाक्य जो है वो क्या से शुरू होना चाहिए। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच इत्यादि, तो वाक्य जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। आइए एक बार नियम को देखें और फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसे रूल में देखिए, आप देख रहे होंगे WH फैमिली वर्ड, अगर वाक्य में इनमें से कोई वर्ड आता है तो WH फैमिली वर्ड जो है वो पहले आएंगे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आता है और अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। नियम क्या है? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर वाक्य में है तो, अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड नहीं है तो वाक्य यहां से शुरू होगा यानी कि शैल और विल से। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें कि किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो देखिए इसके उदाहरणों को। तो पहला उदाहरण है वह वहां कैसे गई होगी। तो देखिए वाक्य के बीच में एक वर्ड आया कैसे, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा। तो हाउ विल शी हैव गॉन देयर। एक और देखिए, राम मार्केट क्यों गया होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक वर्ड आया क्यों, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे ही WH फैमिली का कोई वर्ड आता है तो वाक्य में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा। तो वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। एक और देखिए, क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो WH फैमिली वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विल ही हैव सीन यू यस्टरडे। एक और देखिए, लोग कल्पना से कब मिले होंगे। तो कब जो है यहाँ पर एक WH फैमिली वर्ड है। व्हेन विल पीपल हैव मेट कल्पना। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं है और बीच में कोई WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो अनुवाद करते वक्त सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आइए इसके भी नियम को देखें। इसका जो नियम है वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल ही सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी। तो देखिए वाक्य के बीच में नहीं आया है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है। जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो विल शी नॉट हैव डांस इन द कॉम्पिटिशन। एक और देखिए, क्या राम घूमने नहीं गया होगा। तो वाक्य देखिए फिर से क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के बीच में नहीं आया है। जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी परफेक्ट टेंस में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए एक और उदाहरण को देखें। क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा। तो देखिए फिर से वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। एक और वाक्य को देखें, लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है और वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जैसे ही WH फैमिली वर्ड आया तो आपको शुरुआत किससे करनी है, WH फैमिली वर्ड से, यानी कि वाई विल पीपल नॉट हैव मीट कल्पना। सिंपल है, आपको केवल नियम को ध्यान रखना है, वीडियो में बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको भी जाकर के जरूर देखें। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो 1 से 2 बार वीडियोस को देखें, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।